ओके, सो अब हमारा जो लास्ट टॉपिक रह गया है ग्लोमेरुलर डिसीज़ के हवाले से, वो है आइसोलेटेड ग्लोमेरुलर एबनॉर्मेलिटीज़। ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ जो किसी भी एक सिंड्रोम के अंडर नहीं आ रही होती हैं, ठीक है। इनमें अब हमने करना है IgA नेफ्रोपैथी, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? बर्जर डिजीज़ या बर्गर डिजीज़, ठीक है। अच्छा, इस डिजीज़ में होता ये है कि जो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन है ये डिपॉजिट हो जाता है विद इन दी मीजेंजियम, ठीक है। मीजेंजियम में डिपॉजिट होने की वजह से किस में रिजल्ट करता है? ये रिकरेंट हिमेचूरिया में, मतलब बार बार क्या हो रहा होगा? ब्लड इन यूरिन आ रहा होगा, सही है। तो ये आपका मोस्ट कॉमन कॉज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का वर्ल्ड वाइड, ठीक है। रिकरेंट हिमेचूरिया हो रहा है, ठीक। तो ये आपका IgA नेफ्रोपैथी की तरफ लिंक कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें IgA क्या है? इट्स एन इम्यूनोग्लोबुलिन जो नॉर्मली आपकी म्यूकोजल सिक्रेशंस में प्रेजेंट होता है, ठीक। और ये ज़्यादातर मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, ठीक है। कौन से फॉर्म में होता है? मोनोमेरिक फॉर्म, यानी सिंगल इस तरह का करके होता है ये, ठीक है। पॉलीमेरिक का मतलब होता है कि एक ऐसे फॉर्म, ठीक है, एक ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, लाइक दिस, ये पॉलीमेरिक होगा। ये होता है नॉर्मली मोनोमेरिक फॉर्म में। और कहाँ होता है? आपकी म्यूकोजल सिक्रीशंस में होता है। प्लाज्मा में इसकी नॉर्मली कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? कम होती है, ठीक है। और इसका जो पॉलीमेरिक फॉर्म है जब भी बनता है तो ये कहाँ कैटाबलाइज हो जाता है? लिवर में कैटाबलाइज हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अब ये जो आपकी डिजीज़ है ना IgA नेफ्रोपैथी, इसमें आपके पास कौन सा IgA जो है वो नेफ्रोपैथी करवा रहा है? वो है आपका पॉलीमेरिक फॉर्म, ठीक है। पॉलीमेरिक फॉर्म की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से वो जहाँ जाके डिपॉजिट होता है मीजेंजियम में, और वहाँ पे क्या करवा रहा है? इन्फ्लेमेशन करवा रहा है। इसकी भी फर्दर पैथोजेनेसिस है काफ़ी डिटेल, तो हमें उसके साथ ये पढ़ना है, ठीक है। अभी मैं यहीं पे आपको एक और चीज़ भी बता देती हूँ कि IgA नेफ्रोपैथी और किसके साथ एसोसिएटेड होती है? ये एसोसिएटेड होती है हैनेक शॉनलीन परप्यूरा के साथ, ठीक है। किसके साथ होती है? हैनेक शॉनलीन परप्यूरा के साथ, ठीक है। अब ये क्या है? ये जो है आपकी IgA नेफ्रोपैथी है, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा रीनल मैनिफेस्टेशंस, यानी किडनी के अलावा भी जो बाकी स्किन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, स्किन पे मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, लिवर में मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, या कहीं और मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं, तो इसमें आपका ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई है। हैनेक शॉनलीन परप्यूरा में भी ये इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं सेकेंडरी IgA नेफ्रोपैथी भी हो सकती है सर्टेन लिवर डिजीजेस और इंटेस्टिनल डिजीजेस के साथ, सही। अब इसका हमने देखना है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस के अंदर यहाँ पे जो आपकी इटियोलॉजी है वो इसकी मल्टी हिट इटियोलॉजी है, मतलब इसके बहुत सारे हम एक स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि ये इसका ये स्टेप है जो ये करवा रहा है। इसके सेवरल स्टेप्स हैं जो हमने देखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको IgA का अच्छे से बता दिया, पॉलीमेरिक और मोनोमेरिक फॉर्म्स का बता दिया है, सही। पॉलीमेरिक फॉर्म लिवर में कैटाबलाइज हो रहा होता है, लेकिन इस डिजीज़ में जो पॉलीमेरिक फॉर्म है वो आके मेसेंजियम में डिपॉजिट होता है, ठीक। एक तो ये हो गया कि डायरेक्टली मेसेंजियम में डिपॉजिट हो रहा है, सही है। ओहो, ठीक है। एक ये है कि IgA कौन से वाले फॉर्म में? पॉलीमेरिक फॉर्म में, ठीक। और पॉलीमेरिक फॉर्म भी कैसा होता है? ये एबनॉर्मल होता है। इसमें आपकी जो ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह होनी होती है वो नॉर्मली नहीं हो पाती, ठीक है, जो नॉर्मली होनी थी। तो यहाँ पे ख़ास तौर पे जो IgA1 क्लास है ना, ठीक है, इसकी भी क्लासेस होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस IgA नेफ्रोपैथी के लिए। सो एबनॉर्मल IgA1 ये आपकी मीसेंजियम में डिपॉजिट होगी, ठीक है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवा देगी। दूसरा तरीका क्या है कि इसी एबनॉर्मल IgA1 के अगेंस्ट क्या बन जाती हैं? एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। कौन सी होती हैं? IgG, ठीक है, IgG ऑटो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं अगेंस्ट दिस IgA1, और उसके बाद फिर ये कंबाइन होती हैं इसके साथ, ठीक है, इनका एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और उसके बाद फिर ये कहाँ हो जाता है? मीसेंजियम में डिपॉजिट हो जाता है। तो ये दो आपके मेन पैथोजेनेसिस की चीज़ें हमें इसकी मिल सकती हैं, ठीक है। दो कह लो रो मॉडल्स हैं या दो। अब आगे इसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये जब ये डिपॉजिट हो जाएंगे मीजेंजियम में तो ये फर्दर क्या करेंगे? ये फर्दर इम्यून जो साइटोकाइंस हैं, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स वगैरह होते हैं, मीडिएटर्स होते हैं, उनको रिलीज़ करते हैं, और इसकी वजह से क्या होगी? वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है एपिडेमियोलॉजी के अंदर कि ये ज़्यादातर आपके पास इसके लिए ट्रिगर्स होते हैं, ठीक है। IgA नेफ्रोपैथी के सर्टेन ट्रिगर्स हैं जिसमें क्या क्या आ जाता है? GI इलनेस हुई है कोई,
ठीक है, या कोई रेस्पिरेटरी इलनेस हुई है, मतलब डायरिया टाइप को इलनेस है, या कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो उसके बाद आपका ये जो कंडीशन है ये ट्रिगर हो जाती है। ठीक, तो इसमें रिकरेंट हेमेचूरिया हो रहा होगा, यानी बार बार ब्लड आ रहा है, ठीक है, यूरिन के अंदर। तो ये किसकी वजह से है? ट्रिगर इसके जीआई और रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। इसके अलावा जीआई में एक और डिजीज़ जिसे हमने सीलिएक डिजीज़ पढ़ा है, ठीक है, सीलिएक डिजीज़ भी इसकी के साथ इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। और आपका मैंने एक चीज़ बताई थी सेकेंडरी आईजीए नेफ्रोपैथी, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये आपकी लिवर डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब जो हिस्टोलॉजी के ऊपर आपको फीचर्स नज़र आएंगे वो क्या नज़र आएंगे कि ग्लोमेरुलाई या तो नॉर्मल हो सकते हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलाई या तो नॉर्मल हो सकते हैं या फिर वाइडेंड हो सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू? मीजेंजियल वाइडनिंग होगी, तो ठीक है, मीजेंजियली वाइड हो सकते हैं, यानी जो मीजेंजियल पार्ट है उसकी में प्रोलिफरेशन हो रही होगी, सही। इसके अलावा यहाँ पे आपको एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन भी मिल सकती है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ क्या हो रही है? इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो यहाँ पे सम ग्रेड ऑफ एंडोकैपिलरी प्रोलिफरेशन भी मौजूद होगी, ठीक। और अगर आप इसकी इम्यूनोफ्लोरोस्कोपी करोगे तो IgA डिपॉजिट्स मिलेंगे, ठीक है, समटाइम्स C3 डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। और वैसे जो मेन आपका कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है वो क्या होगी? मीजेंजियल डिपोजिशन या मीजेंजियल आपकी प्रोलिफरेशन होगी, ठीक। ये इसकी बेसिक हिस्टोलॉजी हो गई। नाउ क्लिनिकल फीचर्स में आ जाता है कि ये किस किस कैटेगरी में मिलता है? ओल्डर चिल्ड्रन में मिलता है, सही, और यंग एडल्ट्स के अंदर, सही है। ये क्लासिक केस किस तरीके का होगा कि कोई ओल्डर चिल्ड्रन या यंग एडल्ट है जो आपके पास प्रेजेंट कर रहा है विद हेमेचूरिया आफ्टर एन इन्फेक्शन, यानी 1 to 2 days आफ्टर एन इन्फेक्शन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक और द रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। 30 to 40% केसेस के अंदर जो हेमेचूरिया है वो माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है। माइक्रोस्कोपिक मीन्स यानी ग्रॉस अपीयरेंस पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, जबकि यूरिनालिसिस के ऊपर हमें मिलता है कि देयर इज़ RBC कास्ट और ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द यूरिन, ठीक। अब ये है कि जो हिमेचूरिया के एपिसोड्स हैं ये खुद ब खुद ही ये ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद फिर कुछ महीनों बाद दोबारा आ जाती हैं, ठीक है, जब भी हम इसे कह रहे हैं रिकरेंट, ठीक। और इसके अंदर क्या हो सकता है? ये प्रोग्रेस कर सकता है टुवर्ड्स एंड स्टेज रीनल डिजीज़, सही। और ये जो IgA डिपॉजिट्स है, मतलब इसका जो कोर्स है ना वो काफ़ी स्लोली प्रोग्रेसिव कोर्स होता है, लेकिन इसे आप बिल्कुल कम्प्लीटली ट्रीट नहीं कर सकते हो, तो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स वगैरह दे सकते हो जिससे से फॉर द टाइम बीइंग इसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर दिया जाए, ठीक है। अगर ओल्ड एज में होगा तो फिर इसके रिस्क जो हैं प्रोग्रेशन के वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी ओल्ड एज ऑलरेडी बहुत ही ख़तरनाक एज होती है, ठीक। अब ये आपका IgA नेफ्रोपैथी कंप्लीट हो गया, सही। अब हमने करना है हेरिडिटरी नेफ्राइटिस। हेरिडिटरी नेफ्राइटिस में क्या आ जाता है कि ऐसा नेफ्राइटिस या ऐसी कह लो किडनी की इंजरीज वगैरह जिसमें आपके पास जो क्या होंगी? हेरिडिटरी होती है। इनमें आपकी क्या होता है? कोलेजन जो आपका कोलेजन होता है ना, इसमें डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, हेरिडिटरी डिफेक्ट्स होंगे, ठीक। ये 2 कैटेगरीज में फॉल करता है, एक आपका है एलपॉर्ट सिंड्रोम, सही, एक हमने ये पढ़ना है, दूसरा हमने पढ़ना है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन लीजन, ठीक है, बेसमेंट लीजन है, सही। एलपॉर्ट सिंड्रोम में आपने याद रखना है कि एलपॉर्ट सिंड्रोम की जो क्या कहते हैं इनहेरिटेंस होती है ना वो एक्स लिंक्ड, ठीक, और ऑटोसोमल दोनों होती है, ठीक है। एक्स लिंक क्यों होती है? क्योंकि जो कोलेजन की जीन्स हैं सर्टेन वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी होती हैं, जबकि ऑटोसोम्स नंबर 2, ठीक है, और नंबर 13 इन दोनों के ऊपर भी जीन्स होती हैं, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव दोनों फॉर्म्स हो सकते हैं और एक्स लिंक भी हो सकते हैं। एल्पर्ट सिंड्रोम में याद रखने की बात यह है कि यहाँ पर आपके एल्पर्ट सिंड्रोम में ना सिर्फ किडनी के डिफेक्ट्स होंगे यानी नेफ्राइटिस होगा, बल्कि इसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा? लेंस डिसलोकेशन हो सकती है, ठीक है, पोस्टीरियर कैटरैक्ट्स हो सकते हैं और नर्व डेफनेस हो सकती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर प्रेजेंट हैं तो हम इसे कहेंगे एल्पर्ट सिंड्रोम, जबकि थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन लीजन के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर किडनी का ही इशू होता है, ठीक है। एल्पर्ट सिंड्रोम में आपकी जो जीन इन्वॉल्व है, ठीक है, जिसकी म्यूटेशन हो रही है, सही, अगर एक्स लिंक्ड है तो उसमें जो कौन सी म्यूटेशन होती है? कोलेजन टाइप 4, ठीक है, कोलेजन टाइप 4 अल्फा 5 चेन में डिलीशन म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक्स लिंक फॉर्म आपका एग्जिस्ट करता है एल्पर्ट सिंड्रोम का, सही। अब म्यूटेशंस कोलेजन की जीन्स में हो रही है। कोलेजन की जीन्स हमने जब पहली क्लास हुई थी उसमें हमने कोलेजन के बारे में पढ़ा था इस चीज़ का कि कोलेजन के सर्टेन वो होती हैं चेंज होती हैं, अल्फा 3 हो गई, अल्फा 4 हो गई, अल्फा 5 हो गई, तो मेनली इन्हीं
कि जो आपकी ये जो चेन्स हैं इन्हीं में से कोई ना कोई डिलीट होती है, या इसमें कोई ना कोई मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन, या किसी भी टाइप की स्प्लाइस साइट म्यूटेशन, इंसर्शन म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से आपका ये अल्पर्ट सिंड्रोम हो रहा होता है। यहाँ पे जो कोलेजन है ना उसकी असेंबली प्रॉपरली नहीं हो पाती। असेंबली प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो क्या नहीं होगा, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो सही से नहीं बनेगी। ठीक, नर्व डेफनेस भी हो सकती है और लेंस डिस्टिकेशन भी हो सकती है, क्योंकि ये कोलेजन आपके एयर ऑडिटरी सिस्टम और जो आपका विजुअल पाथवे है उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। ठीक है, ये चीज़ आपके अल्पर्ट सिंड्रोम के बारे में हो गई। अब इसकी आती है मॉर्फोलॉजी, कि मॉर्फोलॉजी के ऊपर आप ये किस तरीके का नजर आएगा अल्पर्ट सिंड्रोम। अल्पर्ट सिंड्रोम में आपने याद रखना है कि देयर इज ऑल्टरनेट, ठीक है, या कह लो एक सेगमेंट ऐसा होगा, दूसरा सेगमेंट ऐसा होगा, ऑल्टरनेट थिकनिंग एंड थिनिंग। ठीक है, ऑल्टरनेट थिकनिंग और बेसिकली इरेगुलर होती है। ठीक है, ऑल्टरनेट इरेगुलर थिकनिंग एंड थिनिंग। ठीक है, थिकेंड और थिनिंग, जैसे हम यूँ कहें ये ऐसे होगा, फिर ऐसे करके हो गई, फिर ऐसे करके हो गई, फिर ऐसे हो गई काफ़ी पतली, फिर उसके बाद ऐसे हो गई। तो इस तरह की ऑल्टरनेट थिनिंग एंड थिकनिंग होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की। ठीक है, और इसके साथ जो लेमिना डेंसा होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन की, उसकी लेमिनेशन यानी उसमें लेयर्स जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएंगी कह लो। ठीक है, लेमिनेशन होगी। इसके अपीयरेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक नाम दिया हुआ है बुक में, वो है बास्केट वीव अपीयरेंस। ठीक है, बास्केट वेव अपीयरेंस। सही। अब ये है कि एक्स लिंक और ऑटोसोमल मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी। प्रेजेंट किसके साथ करता है, ये प्रेजेंट कर सकता है आइदर ग्रॉस, ठीक है, या माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया के साथ। ठीक है, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन का मसला है तो हेमेचूरिया हो सकता है। ठीक, और उसमें रेड सेल कास्ट भी मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो सिम्टम्स हैं ये किसकी डेवलप करने की एज 5 to 20 ईयर्स की है। सही, और 5 to 20 ईयर्स के दरमियान में ही रीनल फेलियर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ऑडिटरी डिफेक्ट्स के लिए भी उसके प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह होती है, जिसके बाद हम कहते हैं कि दिस इज़ अल्पर्ट सिंड्रोम। सेकंड कैटेगरी क्या दी हुई है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन लीजन। ठीक है, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन लीजन नाम से क्या पता चल रहा है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या हुई हुई होगी, थिन हुई हुई होगी। ठीक है, सो इसका दूसरा नाम क्या है, बिनाइन फेमिलियल हिमेचूरिया। ठीक है, अब आपने क्या देखना है, नाम से ही पता चल जाएगा, बिनाइन है मतलब इसका कोई भी मेलिग्नेंट कॉज नहीं है या ख़तरे की कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। फेमिलियर है मींस फैमिली में रन कर रहा है, और हिमेचूरिया एज यू नो दैट। ठीक है, अक्सर हिमेचूरिया क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, मतलब पता नहीं होता, यूरिन में अपेयर नहीं हो रहा होता, लेकिन वो क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक होगा। ठीक है, जब नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट, यानी डीआर तो एक ऐसा टेस्ट है कि बार बार लोग करवाते हैं, ठीक है, किसी भी पर्पज़ के लिए करवा सकते हैं। तो जब पेशेंट उसके लिए अपना डीआर सैंपल देता है तो उसमें पता चलता है कि ही इज़ हैविंग हिमेचूरिया, उसमें ब्लड अपेयर हो रहा है। ठीक है, तो थिन बेसमेंट लीजन, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन लीजन इस तरीके का होता है। ठीक है, फैमिलीज़ में रन करता है। ठीक, इसकी भी जो इसकी और अल्पर्ट सिंड्रोम की दोनों की कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये किडनी का बेसिकली मैनिफेस्टेशन होगी। ठीक, कुछ केसेस के अंदर, बहुत कम केसेस, होमोजाइगस केसेस के अंदर क्या होता है, ये आपका एंड स्टेज रीनल डिजीज, रीनल फेलियर की तरफ जा सकता है। बाकी कंडीशंस के अंदर ये बिनाइन होता है। ठीक है, फ्यू कंडीशंस होती हैं जो एंड स्टेज रीनल डिजीज की तरफ ही जाएगा। अब एक बात है कि इसका साइज़ जो है ना बेसमेंट मेम्ब्रेन का, वो याद रखना है कि 150 to 255 नैनोमीटर जितनी थिन हो जाती है। ठीक है, तभी हम इसे कह रहे हैं थिनिंग है। ठीक है, थिन हो जाती है। नॉर्मल साइज़ इसका 300 to 400 नैनोमीटर के करीब है, जबकि थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन लीजन के अंदर 150 to 255 नैनोमीटर का थिन साइज़ हो जाता है इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन का। इसके अंदर भी क्या है, कोलेजन टाइप 4। ठीक, और इसकी अल्फ़ा 3 या अल्फ़ा 4 जीन के अंदर कोई म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से हो रहा है। सही है, और बाकी ये हमने अच्छे से कवर कर लिया है सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं हम क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की तरफ। क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होगा, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, क्रॉनिक का मतलब क्या है, कोई चीज़ जो एक मतलब टाइम से स्लोली प्रोग्रेसिव है, क्रॉनिक है। सही है, तो ये होगा क्यों क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जैसे कि आपकी बाकी क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं कि कोई डिजीज़ है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है, तो वो क्या कर रही है, वो पीछे आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही होती है। ठीक है, तो क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कब होता है कि जब कभी कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ हुआ है, जितने हमने पढ़े, जैसे मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी पढ़ी है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव नेफ्राइटिस पढ़ा है, ठीक है, आईजीए नेफ्रोपैथी पढ़ी है, ठीक है, या आरपीजीएन पढ़ा है, तो वो मौजूद है। ठीक है, और उसके वो जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं इनटू क्रॉनिक कंडीशन। ठीक है, एक तो ये हो गया कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई कंडीशन है।
सही है, कॉज के अंदर कह सकते हैं कि ऑलरेडी कोई कंडीशन है। दूसरा क्या हो सकता है कि कभी कभार कोई और कॉज ना हो, यानी कोई एंटीसीडेंट हिस्ट्री ना हो किसी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की, फिर भी पेशेंट क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर जा सकता है। ठीक है, ये स्लोली प्रोग्रेसिव, हम कह सकते हैं स्लोली प्रोग्रेसिव डिजनरेशन है या डैमेज है टू द ग्लोमेरुलस। सही, और ये जितनी ज़्यादा खतरनाक होती है उतनी अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जितनी हमने सब पढ़ी है वो तकरीबन अक्यूट है, वो सब इतनी नहीं होती। ठीक, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसमें कंप्लीटली इरिवर्सिबल डैमेज होती है, इतनी डैमेज हो चुकी होती है और पता ही जब चलता है जब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपसे इसके कॉजेज़ पूछे जाएं तो आप कॉजेज़ इसमें इनलिस्ट कर सकते हो कि कोई भी अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन लाइक आईजीए नेफ्रोपैथी है, आरपीजीएन है, एफएसडीएस है, मेम्ब्रेनोप्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, कोई भी अगर क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए तो क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा सकती है। इसके अलावा बहुत सारे केसेज हैं जो क्या हैं आपके, कह लो आपको उसका कॉज नहीं पता। ठीक है, उसका कोई कॉज नहीं पता, तो ये अननोन केसेस भी आपके पास मौजूद हैं। ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है। मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या है कि जो आपका जो किडनी है ना वो सिमेट्रिकली, मतलब सारे साइड से कैसी होगी, सिमेट्रिकली शॉर्टेंड होगी या कॉन्ट्रैक्टेड होगी, दोनों किडनीज। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड होगी। सही, इसके अलावा जो कॉर्टेक्स है उसमें क्या होगी, कॉर्टिकल थिनिंग होगी। जैसे अगर मैं यूँ किडनी ड्रॉ करती हूँ तो ये कॉर्टेक्स पहले इतना था, अब कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कॉर्टिकल थिनिंग होगी। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज़ है कि आपका जो उसके किडनी के अराउंड फैट है, पेल्विक फैट, ये इंक्रीज़ हो जाता है। सही है, ठीक, ये जो चीज़ें आपको बाहर से नज़र आ रही हैं। अब अगर आप सेक्शन करते हो, यानी आप कट सेक्शन निकालते हो ग्लोमेरुलस का, तो आपको ग्लोमेरुलस कैसा नज़र आता है, ग्लोमेरुलस आपको कम्प्लीटली इओसिनोफिलिक मास नज़र आएगा, मतलब एक पिंक सा मास नज़र आ रहा है। ठीक, प्रॉपर जो स्ट्रक्चर ग्लोमेरुलस का है ना वो नहीं होता, एक जैसे एक सेंट्रल बॉडी है और ये ऐसे करके पिंक कलर से फिल हुई हुई है, क्योंकि वहाँ क्या होता है, हाइपर सेलुलैरिटी इस हद तक बढ़ चुकी होती है कि आप उसमें कोई भी मतलब जो सेल्स है ना वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, तो ये ए सेलुलर सा इओसिनोफिलिक सा मास बन जाता है वहाँ। ठीक है, जो वेसल्स होती हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं मीसेंजियल प्रोलिफरेशन की वजह से, और आपके जो ल्यूकोसाइट्स वगैरह इन्फिल्ट्रेट करते हैं, क्रेसेंट्स बनते हैं, उसकी वजह से ये अब फाइब्रोस्ड हो जाता है। ठीक है, यूसिनोफिलिक मास हो जाएगा। सही, अगर आपकी वहाँ पे आर्टीरियोल्स हैं, सही है, तो आर्टीरियोल्स आपको कैसे नज़र आएंगी, स्क्लेरोज्ड मिलेंगी, उसमें भी स्क्लेरोसिस होगा। ठीक है, इसकी मैं अभी मॉर्फोलॉजी की पिक्चर दिखाती हूँ तो उससे ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सही है, तो ये इसके मेन फीचर्स हैं। इस डायग्राम में आप अच्छे से देख सकते हो कि ये देखो एक फुट पे भी प्रॉपरली अपेयरिंग ग्लोमेरुलस है। बाकी जो ब्लू आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं ये क्योंकि ये मेसन ट्राइकोम स्टेन से स्टेन किया हुआ है इसे। ठीक है, तो ये ब्लू जो पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये कोलेजन की वजह से ब्लू नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कोलेजन को जब आप इससे स्टेन करते हो तो वो ब्लू नज़र आता है। सही है, तो ये सारे ग्लोमेरुलाई हैं जो कम्प्लीटली ऑब्लेटरेट हो गए हैं, कोलैप्स हो चुके हैं। और यहाँ सराउंडिंग में भी आप देख सकते हो कि जो इंटरस्टिशियल ये जो सब्सटेंस है ये भी ज़्यादा नज़र आ रहा है, जो आर्टरीज़ हैं ये भी आपको कोलैप्स नज़र आ रही हैं, स्क्लेरोज नज़र आ रही हैं। ठीक, और इसके अंदर ये जो आपका ग्लोमेरुलस है ना ये इस तरह क्यों होता है, क्योंकि इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह ट्रैप हो जाते हैं, जो कोलेजन वगैरह है उसकी डिपोजिशन बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वगैरह डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ट्यूब्यूल्स होंगी ना इसके साथ एसोसिएटेड, यहाँ जो ये आपको इंटरस्टिशियल मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं ना, सराउंडिंग का इंटरस्टिशियम नज़र आ रहा है, तो ट्यूब्यूल्स में भी एट्रोफी मिल सकती है, फिब्रोसिस मिल सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। अब जो एक क्लिनिकल कोर्स है ना इसका वो कैसा है कि ये स्लोली प्रोग्रेसिव है, जैसे मैंने आपको बताया क्योंकि क्रॉनिक कंडीशन है तो ये स्लोली प्रोग्रेसिव है, लेकिन ये क्या करवा सकती है, ये रीनल इंसफिशिएंसी या फिर डेथ तक ले जा सकती है पेशेंट को। ठीक है, इसके जो कंप्लेंट्स होंगी ना वो ज़्यादातर क्या होती हैं, जैसे भाई लॉस ऑफ एपेटाइट है, भूख नहीं लग रही, एनीमिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है या वीकनेस हो रही है। ठीक है, या तो इस तरह की कंडीशन है, या फिर जो पेशेंट्स अपनी रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर आते हैं तो उस पर फॉलोअप के ऊपर उन्हें पता चलता है कि दे आर हैविंग सम सॉर्ट ऑफ रीनल डिसफंक्शन। ठीक है, और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को अगर एडेमा हुआ है तो उसके कंसर्न की वजह से आते हैं तो उसकी वजह से भी पता चल जाता है दे आर हैविंग क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या फिर हाइपरटेंसिव अगर पेशेंट हो तो उसमें पता चल जाता है, या इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर या कोई सेरिब्रल डिजीज़ हो। ठीक है, नेवरदलेस ये जो है ये बहुत प्रोग्रेसिव है। ठीक, इसे अगर एक बार हो गया है तो इसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है चाहिए पेशेंट के लिए, तो इसके लिए पेशेंट को हमें डायलिसिस के ऊपर ले जाना है या फिर रीनल ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, क्योंकि जिस टाइम तक इस चीज़ का हमें पता चलता है ना इट्स ऑलरेडी टू लेट टू स्टार्ट थेरेपी। ओके, सो अब ये जो आपके पास है ये वो लीजन्स हैं जो सर्टेन सिस्टमिक डिजीज़ के साथ हैं, ये आपने हर सिस्टम के अंदर तकरीबन पढ़ी हुई होंगी, लेकिन इसको एक बार एक हल्का सा गो थ्रू कर लेते हैं कि जैसे लूपस नेफ्राइटिस है, एसएलई के साथ एसोसिएटेड जो नेफ्राइटिस होगा।
ठीक है। अब SLE के साथ जो एसोसिएटेड नेफ्राइटिस है, SLE क्या होता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस, ठीक, इसके साथ जो एसोसिएटेड नेफ्राइटिस है क्या करवा सकता है, ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया करवा सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा सकता है, नेफ्राइटिक सिंड्रोम करवा सकता है, रीनल फेलियर करवा सकता है, इधर एक्यूट और क्रॉनिक, या फिर हाइपरटेंशन में रिजल्ट करवा सकता है। ठीक है, तो ये आप SLE के साथ भी पढ़ लोगे। ठीक है, दिस इज़ जस्ट कि हम बुक को कवर कर लें सिर्फ इसके लिए ये। ठीक है, हैनेक शॉनिन परप्यूरा जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि IgA नेफ्रोपैथी है विद एक्स्ट्रा रीनल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, एक्स्ट्रा रीनल इन्वॉल्वमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, नंबर 1 स्किन, ठीक है, स्किन लीजन्स, परप्यूरा होंगे स्किन के ऊपर, नंबर 2 अब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है, और ब्लीडिंग होगी इसके साथ, और नंबर 3 जॉइंट पेन होगा। तो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि आपकी स्किन लीजन्स हैं, ठीक, अब्डोमिनल पेन ब्लीडिंग है, और आर्थरालजियाज हैं या पेन है जॉइंट्स के अंदर अलॉन्ग विद रीनल अबनॉर्मेलिटीज़। सही, जो स्किन लीजन्स होंगे वो कैसे होंगे, पैल्पेबल प्यूरा होंगे, कहाँ पे होंगे, एक्सटेंसर सर्फेसेज ऑफ आर्म एंड लेग्स, ठीक है, बटक्स के ऊपर होंगे, बटक्स से लेके लेग्स तक कंप्लीटली ये बड़े बड़े पैल्पेबल परप्यूराज होंगे। ठीक है, अब्डोमिनल मैनिफेस्टेशंस के अंदर मैंने जैसे बताया आपको, इसमें अब्डोमिनल पेन होगा, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग होगी, और आर्थरालजियाज के अंदर भी क्या होगा, जॉइंट पेन होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मौजूद हों जब भी आप कह रहे हो कि ये हैनेक शॉनिन परप्यूरा है, बल्कि अगर इसके अंदर से कोई 2-3 यानी मतलब कुछ भी मौजूद है और इनके एक वो बन रहा है, एसोसिएशन बन रहा है, तो यू कैन क्लासिफाइड एज हैनेक शॉनिन परप्यूरा। और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन सिस्टमिक वैस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन, यानी इसके अंदर वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, चिल्ड्रंस के अंदर होता है ख़ासतौर पे ये। ठीक है, और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि ज़्यादातर पेशेंट्स यही रिपोर्ट करते हैं कि वी हैड अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और अ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इन्फेक्शन, जिसके बाद ये रीनल प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, या फिर जो परप्यूराज वगैरह हैं ये स्टार्ट हो गए। तो हैनेक शॉनिन परप्यूरा और IgA नेफ्रोपैथी तकरीबन एक ही डिजीज़ के सेम मैनिफेस्टेशंस हैं, बस IgA नेफ्रोपैथी कब है, जब रीनल होगा, और हैनेक शॉनिन परप्यूरा कब है, जब एक्स्ट्रा रीनल इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपी के ऊपर भी या मॉर्फोलॉजी के ऊपर भी आपको वही सारे चेंजेस नज़र आएंगे जो कि IgA में नज़र आते हैं। ठीक है, अब बाकी रह गया थोड़ी बहुत चीज़ें कि जैसे बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, उसके साथ भी एसोसिएटेड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, सही, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस डिपॉजिट हो सकते हैं, सही है। और बाकी इसके अंदर एज सच कुछ नहीं है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये भी चीज़ आपको अच्छे से मालूम है कि डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इन द वर्ल्ड ड्यू टू इन एसोसिएशन विद रीनल कॉजेज़, सही है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट है, टाइप 1 हो टाइप 2 हो, दोनों के लिए। अगर एडवांस या फिर हम कहेंगे अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी डेवलप करने के। ठीक है, फिब्रिलरी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, दिस इज़ अ वेरिएंट ऑफ ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। यहाँ क्या होता है कि आपका जो मीजेंजियम है और जो कैपिलरी है वहाँ पे फिब्रिल्स डिपॉजिट होते हैं, छोटे छोटे धागे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होते हैं हमें ये बात नहीं पता। ठीक है, अब ये फिब्रिल्स हो से क्या होते हैं कैसे, अगर ऊपर से देखोगे ना माइक्रोस्कोप से तो आपको लगेगा कि अमाइलॉइड फिब्रिल्स हैं, यानी अमाइलॉइड जब डिपॉजिट होता है फिब्रिल के फॉर्म में तो वो है, लेकिन जब आप इसकी स्टेनिंग करते हो, जब आप इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हो तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम देम। ये कॉन्गो रेड स्टेन से स्टेन नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक इम्यूनोफ्लोरोस्कोपी से आपको क्या मिलता है, IgG मिलती है इसके अंदर डिपॉजिट हुई हुई, और ख़ास तौर पे IgG4, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट C3, IG लैम्डा और IG कापा लाइट चेंज, ये आपको डिपॉजिट हुआ हुआ मिलता है। ठीक है, क्लिनिकली आपको क्या मिलेगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम मिलेगा, यानी वही आपका प्रोटीनूरिया होगा, एडेमा होगा, ठीक है, वो होगा, प्लस हेमेचूरिया भी हो सकता है और रीनल इंसफिशिएंसी हो सकती है। अब ये क्यों होती है इसका हमें कॉज नहीं पता। ठीक है, बाकी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स, ये एक छोटा सा पार्ट इन्होंने इस बुक में बताया हुआ है नीचे। ठीक है, लास्ट पार्ट जो सिस्टमिक डिसऑर्डर्स का, अगर आपको ये वैसे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप बाकी सारे सिस्टम्स पढ़ोगे तो उसके साथ ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम करेंगे ट्यूब्यूलर एंड इंटरस्टिशियल डिजीज़ के बारे में।